अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं ये बढ़ रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सेनेट इलेक्शन में दी गई जो टिकटें हैं उन पर नज़रसानी का इंदिया दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक PTI रहनुमाओं की जानिब से सिंध से सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वाउडा, खैबर पख्तूनख्वा से नजीबुल्ला खटक और फैसल सलीम से टिकटें वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि पार्टी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक सैफुल्ला अबड़ो नायबज़दा हैं और जो फैसल वाउडा हैं ये नाअहली से बचने के लिए सेनेटर बनना चाहते हैं। फिर फैसल सलीम पर जाली सिगरेट्स बेचने का इल्ज़ाम है, जबकि नजीबुल्ला खटक के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तो पार्टी के लिए कोई खिदमत नहीं है। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट जो है ये हम मेरिट पर देंगे, पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि चारों अफराद पर पार्टी कारकुनान के जो इल्ज़ामात हैं इनकी मैं खुद इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, किसी पैराशूटर को सेनेटर हम नहीं बनाएंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन हमें ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में भी PTI की सूबाई रहनुमाओं की तरफ से अब्दुल कादिर नामी शख्स को जब टिकट दिया गया फिर उस पर एहतजाज किया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने अपना ये फैसला वापस लिया और अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को टिकट दिया गया। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए टिकटों के फैसले पर नज़रसानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने टिकट तकसीम किए हैं, ये तो कहते थे कि 22 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं और 22 सालों से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। इमरान खान दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ख़ुद करोड़पति और अरबपति लोगों को टिकट देते हैं। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। हमारी कोशिश पूरी है कि सेनेट में अच्छे लोग आएँ, नून लीग में सब कारकुनान को टिकट मिले और पार्टी ने उनको टिकट दिया जिनकी सियासी जद्दोजहद है। मियाँ साहब ने किसी अरबपति को टिकट जारी नहीं किया। एक तरफ मरियम नवाज़ अवामी जलसों में हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर पार्टी सरबराह की शिकायत पर वोट की जांच होनी चाहिए। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम तासुर ये है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन को रोकने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई। सिर्फ सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल देना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। करप्ट जो प्रैक्टिस है ये अभी तक जारी है, जबकि जस्टिस उमर अत्या बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। अब नाजरीन सवाल ये है कि क्या सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सियासी जमातें संजीदा हैं भी या नहीं। सवाल ये भी अहम है कि PTI ने मेरिट की बुनियाद पर सेनेट के टिकट क्यों नहीं दिए, क्यों सवालात उठाए गए, क्यों तहरीक इंसाफ ने इस पर होमवर्क नहीं किया था कि कौन डिज़र्व करता है कौन डिज़र्व नहीं करता। सवाल ये भी अहम है कि क्या ओपन बैलेट के बगैर सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, क्या वजह हुई कि हुकूमत ने होमवर्क नहीं किया हुआ था कि कौन मेरिट पर है कौन मेरिट पर नहीं उतरता, किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना। बलूचिस्तान से भी पहले अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया फिर वापस लिया गया। अब जो है ना वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं कि फैसल वाउडा को क्यों दिया गया, क्योंकि शायद वो नाअहल हो जाएं इसलिए उनको बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। सिंध से सैफुल्ला अबड़ो पर सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर फैसल सलीम पर को KPK से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नजीबुल्ला खटक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पार्टी ने टिकट दे दिए, फिर आवाजें उठी पार्टी के अंदर से टिकट वापस लेने की बातें हो रही हैं। होमवर्क नहीं किया था हुकूमत ने इस पर। जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, थैंक यू। पहली बात तो यह है इतनी बड़ी पार्टी है, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, पता है आपको इतने ज्यादा लोगों ने पेपर फाइल किए हैं और यही होता है, बहुत से लोग पेपर फाइल करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, मामला डिस्कस हो रहे होते हैं, टिकट्स जाते हैं, रिजर्वेशंस होती हैं, बातचीत होती है, इसी तरह से आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो जाके तैयार होती है, तभी तो स्केड्यूल जारी करता है इलेक्शन कमीशन। फिर ना हो नॉमिनेशन पेपर्स का दिन, फिर ना हो स्क्रूटनी का दिन, फिर ना हो टिकट देने का दिन, फिर ना हो बाकी चीज़ें, तो ये पूरा जो स्केड्यूल आता है इसी के साथ पैरेलल कार्रवाई शुरू होती है।
तैयारी तो भरपूर होती है क्योंकि पार्टी में लोग बहुत है और किसको टिकट देंगे तो जाहिर है अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा टिकटें नहीं दी जा सकती हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो रिजर्वेशंस भी आती हैं, उनको एड्रेस भी किया जाता है। ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। लेकिन इस बार डिबेट में क्यों है ये चीज़? क्योंकि पीटीआई है और पीटीआई की हर चीज़ को ज़रूरी है, अच्छी बात है, बारीक बीनी से देखना भी चाहिए, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जो दावे करती रही है, पीटीआई वो जमात है जो वादे करती रही है, चेंज की बात करती रही है, इसलिए देखना है। लेकिन ये जमहूरियत का एक प्रोसेस ज़रूर है। मिसाल के तौर पे बलोचिस्तान में दिया, वर्कर्स ने आवाज़ उठाई है, रिजर्वेशंस आई हैं, उनको देखा गया, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन पहले उसको भी डिफेंड किया गया, जब उनको टिकट्स मिली, सवालात उठे, जब तक वज़ीर आज़म ने एक्शन नहीं लिया गया, सारे तर्जुमान आकर इसको डिफेंड कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, वज़ीर आज़म का फैसला है, और जब वापस ले लिया इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। बात यह है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो लाजिम नहीं है कि हुकूमती तर्जुमान ने गलत चीज़ को भी डिफेंड करना है। जी, किसने डिफेंड किया है? पहली बात मैं आपको मैं बताती हूँ किसने डिफेंड किया। फवाद चौधरी साहब ने आके डिफेंड किया, शहबाज गिल साहब ने आके डिफेंड किया जब टिकट्स मिले। सुने मैं आपको बताता हूँ, एक पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, कोई ये समझता है कि ये कैंडिडेट ठीक है, उन्होंने आके डिफेंड किया है, कोई ये क्वेटा से आवाज उठती है वर्कर्स की कि ठीक नहीं है, रिजर्वेशंस आई हैं, हर एक के बारे में देखिए विद इन द पार्टी भी तो इलेक्शंस होते हैं ना, राय होती है, मुख्तलिफ हो सकती है ना इस चीज के ऊपर। तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी डिफेंड कर रहे थे और आज नहीं डिफेंड कर रहे हैं। देखिए जाहिर है सारे हमारे लिए डिफेंड आप भी बहुत अच्छा करते हैं बाय द वे। जी डिफेंड आप भी बहुत अच्छा करते हैं। हमने क्या डिफेंड करना जी, हम तो जो बात होती है आपको बता देते हैं सारी, बाकी क्या है डिफेंड क्या करना। सही। अच्छा, अब सदारती रेफरेंस पर जो समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप बड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अब इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अगर तो ज़ाहिर है फैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है, तो ज़ाहिर है वो सब जो आप लोगों का ऑर्डिनेंस है वो भी ज़ाहिर है अप्लाई नहीं होगा। तो आप नहीं समझते अब वो वीडियो भी जो सामने आ गई है, एक जो रास्ता खुला हुआ है, ये ऐसे ही चलेगा? अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होगी फिर जो है ना वो ब्रीफ केसों के मुंह खुलेंगे, पैसा चलेगा, लोगों को खरीदा जाएगा, फिर भी शफाफियत पर सवालात उठेंगे। जी 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 हाँ, पहले तो बहुत ही कमाल आपने बात की है क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। आर्टिकल 226 कहता है all elections under the constitution will be held via secret ballot। तो सवाल ये है कि मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? उसकी वजह क्यों है? वजह यह है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर नहीं है। इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोसीजर है नेशनल असेंबली का, बाकी इलेक्शंस का और फिर सेनेट का भी, कि सेनेट के मेंबर्स ऑफ द सेनेट का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट से होगा। तो हमारा सवाल ये है कि अगर वो प्रोसीजर वहां दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हम एक्ट में तरमीम कर सकते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या ऑर्डिनेंस जो लेकर के आए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फैसला करना है कि क्या मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 226 के जुमरे में आता है या नहीं आता। बस ये वैसे अगर शफाफियत पर इतना आप लोगों का यकीन है तो फिर आप लोग जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है इसको भी ओपन करने की बात करते हैं ना, शफाफियत भी पूरी होनी चाहिए थी। इसीलिए तो ऑपोजिशन आज मान नहीं रही है कि एक साइड को आप जो है ना वो ब्लैक रख रहे हैं, एक तरफ जो है ना वो व्हाइट रख रहे हैं एक जगह। ना 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 बिल्कुल हर लेवल पे बिल्कुल आप ठीक है। तो ये बिल में शामिल करना चाहिए था ना फिर आप लोगों को, अगर ऑपोजिशन को भी आपने एंगेज करना था तो आपके पास बड़ा एक जबरदस्त जवाब होना था कि सिर्फ हम जो है ना वो मेंबरान की ओपन नहीं कर रहे, हम चेयरमैन सेनेट की भी ओपन कर रहे हैं। जी 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 मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है कि जो आर्टिकल 226 है ना, आप इसको समझें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया हुआ है वो क्या है, वो आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन है जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने करनी है। हाँ। ठीक है, बाकी जो बात कर रही है कि कानून साजी चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन भी ओपन होनी चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू और ऐसा भी करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि अगर ये हो जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, अगर समझती है सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 226 जो है वो आता है, इस मेंबर्स ऑफ द सेनेट के इलेक्शन भी उसी तहत है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर है हमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जाना पड़ेगा। हाँ। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम पहले भी लेकर के आए हैं
ये नेशनल असेंबली में काफ़ी अरसे से पड़ी हुई, लेकिन अपोजिशन इसको मुस्तरद करती रही और कहती रही कोई भी कौमी मफाद की लेजिस्लेशन हो ना, इस केस में करप्शन का खात्मा, तो वो कहते हैं कि हम आपको फैटफ पे भी बिल करते हैं, बाकियों पे। अगर इमरान खान साहब हमें नैब नहीं जनाब, आप चेयरमैन सेनेट का भी लेके आते हैं ना, आपको पता है ना उसमें कौन बेनिफिशियरी रहा है, किसके वोट पूरे थे और किसके कम पड़ गए, कितने लोग खड़े हुए, कितने वोट कम पड़ गए। आप चौधरी सरवर की जो सेनेट के इंतखाबात है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसी बात नहीं है जहां हुकूमत बेनिफिशियरी रही है वहां पर सवाल ही ना उठे। शाजिया, करेक्ट योर फैक्ट्स राइट। चेयरमैन सेनेट का कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अगर आप उस तरफ इशारा है आपका, जी जी बिल्कुल उधर ही, तो वो होना था इलेक्शन हासिल बजिंजो साहब के बीच और सादिक संजरानी जी। अगर सेनेटर्स जो हैं, वो इंडिविजुअल सेनेटर जो है वो ये कहता कि जी मेरा एतमाद खो चुके हैं, वो अक्सरियत ने नहीं कहा, उसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी लोग भी थे जो ये समझते थे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी उनका एतमाद नहीं खो चुके हैं, वो उन्होंने एक राय दी थी। अगर वो कहते खो चुके हैं अक्सरियत, तो फिर लेकिन नंबर्स के लिहाज से बात करें, नंबर्स के लिहाज से बात करें तो उस वक्त ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे थे जो उस वक्त नहीं हुए। अच्छा, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं शाहफीज शेख के मुकाबले में, तो आप नहीं समझते ऑपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद की जो मूव है वो अगर बाद में लेके आते हैं वो भी कामयाब हो जाएगी? फिर लेके आए लेके आए, मैं टेस्ट है, ये टेस्ट है। ना एक तो ये गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी वाला इलेक्शन तो देख लेंगे, ये लेके आए अदम एतमाद की तहरीक भी लेके आए। अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये नहीं, ये भी कामयाब हो जाएगी। नहीं ना, गिलानी साहब कैसे कामयाब हो जाएंगे? आपको उधर का अंदाजा नहीं है। मुश्तरका कैंडिडेट कर रहे हैं ना, उधर फूट पड़ी हुई है। लोग कहते हैं नून लीग के लोगों से पूछे आप, वो कहते हैं इनको क्यों दिया है? फूट इधर भी पड़ी का होना चाहिए था जी। फूट तो इधर भी पड़ी हुई है टिकट्स पर। इधर का मैंने जवाब दे दिया आपको, आप क्या चाहती हैं मैं क्या बोलूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट बता देगा, ये जो इलेक्शन हो रही है सेनेट की, ये आपको रिजल्ट बताएगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपका। शाजिया साहिबा, बड़ी हैरानगी की बात है, एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज़ देने की बात कर रही है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि 3 तारीख को सरप्राइज़ मिल जाएगा। 10 सीटें निकालने की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर से। हमें याद है 2018 में भी 51 नशस्तें थी, 10 सीटें पीपल्स पार्टी निकाल के ले गई थी, जबकि बनती कैलकुलेशन के हिसाब से 6 या 7 सीटें थीं। अब भी आपके MPs हैं 97 है, 97 है, 6 सीटें बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बन जाएं। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अगर नंबर गेम नहीं है तो कैसे इतना बड़ा दावा किया जा सकता है कि 10 सीटें हम निकाल देंगे और सरप्राइज़ देंगे? बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 10 सीटों की बात की है, ऐसी बात उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने जब मीडिया टॉक की थी इलेक्शन कमीशन में, तो किसी मीडिया के साथी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने सीट्स का पूछा तो उन्होंने कहा ये सरप्राइज होगा। तो यकीनन अब वो कबल इस वक्त कोई बात ऐसी कर नहीं सकते, और इलेक्शन आपको पता है कि हमेशा उसके जो नताइज हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी आप उम्मीद करते हैं वो नहीं भी होती, तो इसलिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं भी आप ये रिकॉर्डिंग 10 दफा भी सुनेंगी, उन्होंने 10 सीट की बात नहीं की, जिसको के PTI हुकूमत के वफाकी वजीर कोट करते रहे और चलाते रहे और उस पर कुछ लिखते रहे ट्वीट्स के अंदर, लेकिन वीडियो के अंदर ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं की। तो आपने क्योंकि ये बात कही और उन्हीं की स्टेटमेंट्स पर आपने यकीनन कही। अच्छा, इस बार सेनेट के इलेक्शन जो है ना वो बड़े दिलचस्प होंगे, इस लिहाज से ऑपोजिशन खुल्लम खुल्ला कह रही है कि हुकूमती अरकान जो है ना वो उन्हें वोट करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसलिए भी ज्यादा पुरुमीद है कि वो कहते हैं कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा सख्त मुकाबला जो होगा ना
वो इस्लामाबाद की जो नशस्तें हैं ना उस पर होगा, जिस पे हुकूमत की तरफ से हफीज़ शेख साहब और PDM को जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अब आप लोगों का एक मौक़िफ़ है बिलावल साहब का, वो तहरीक अदम एतमाद का है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टेस्ट केस भी होगा कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर तो आप लोग नून लीग को एक तरह से उनको एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है अगर गिलानी साहब कामयाब हो गए यहाँ से। देखिए शाजिया, इस वक्त जो रोना पड़ा हुआ है ना वो PTI का है, और वो रोना, चाहे वो इस रोने के पीछे वो ओपन बैलेट को कहें, अपने लोगों पर एतमाद का जो उनको लग रहा है कि कोई भी यकीन नहीं है अपने लोगों के ऊपर। लेकिन अब आपने जो नुक्ता छेड़ा है वो इस्लामाबाद की नशिस्त के ऊपर है। वो बड़ा दिलचस्प मैं समझती हूँ कि पूरी सिचुएशन हुई है, क्योंकि एक तरफ वो वजीर आजम खड़ा है बहैसियत कैंडिडेट जिसने डिलीवर किया, और आज भी लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट को तौकीर दी, इज्जत बख्शी, आया करते थे, लोगों के सवालात के जवाब देते थे। तो पार्लियामेंट की अहमियत को उन्होंने अपने एक्शन से भी दिखाया। और एक तरफ ऐसा शख्स भी खड़ा है जिसने आज जो फैसले लिए हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बद से बदतरीन हो गई है और लोगों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लोग इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ का शिकार है, रोज की महंगाई। लेकिन वो वजीर आपकी कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। मुझे पता था शाजिया आप यही बात करेंगी। देखिए, वजीर किसी को वजीर बनाना बड़ी बात नहीं है, उस वजीर के ऊपर नजर रखना और उसकी पॉलिसीज में जो अवाम के मसाइल है और उनकी जो अवाम के ऊपर जो दुश्वारियां आनी है उसको गेज करना, उसका अंदाजा लगाना, ये हुकूमत का काम होता है। कोई वजीर ये कैसे कह देता है कि जब 200 रुपए किलो टमाटर मार्केट में और वो कहे जी कोई 200 रुपए नहीं है, 17 रुपए मिल रहे हैं, वही वजीर है ना जी। तो यानी कि कोई चेक बैलेंस नहीं है इस वजीर के ऊपर, इस हुकूमत के अंदर कोई विजन नहीं है इस हुकूमत के पास जिसके तहत ये वजीर अपनी पॉलिसी बना रहा हो। ये तो IMF की पॉलिसीज दे रहा है। तो अब लोग भी देख रहे हैं कि जो IMF की पॉलिसीज देने वाला वजीर है और जो लोगों को इतनी तकलीफ में डालने वाली जो फैसले हैं, वो शख्स आपके सामने अब सेनेट का कैंडिडेट बनकर आया है। तो मेरा ख्याल है ये इसीलिए जरूरी है कैंडिडेट के मेरिट को देखना, क्योंकि जो जमीर का वोट है वो वोटर अपने चॉइस और अपनी जमीर के हिसाब से भी देता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना शाजिया, तो 63A जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन, जिसके अंदर 3 चीजें बताई गई है कि आप ये करेंगे तो आप डिफेक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें सेनेट का भी वोट होता, उसमें सेनेट का वोट नहीं है। और इसीलिए सेनेट प्रोसेस के अंदर एक टाइम पीरियड दिया जाता है तमाम कैंडिडेट्स को लॉबिंग का, कैंपेनिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा मेरे साथ ही। अब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, इस वक्त सेनेट टिकटों की तकसीम के हवाले से हुकूमत की अपनी जमात के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। टिकट दिए फिर वापस लिए, आज भी इस पर बड़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। फैसल वाउडा पर तनकीद हो रही है, नजीबुल्लाह पर तनकीद हो रही है, अब्दुल कादिर को दिया फिर वापस लिया। अब आप इसको अच्छी सेंस में लेते हैं कि जाहिर है जमहूरियत है, नीचे से आवाज़ उठी, लीडरशिप ने एक्शन लिया, टिकट्स वापस लिए, या हम इसको इस नज़र से भी आप देखते हैं कि हुकूमत की तैयारी नहीं थी, इन्हें पता नहीं था कि कौन मेरिट पर उतरता है, किसको मेरिट पर टिकट देना है, किसको नहीं देना? आप समझते हैं हुकूमत होमवर्क ही नहीं कर सकी? देखें, आपने जो 2 बातें की हैं वो दोनों दुरुस्त हैं। एक तो जो पार्टी की सतह पर जो तैयारी होनी चाहिए, जो अदारे होने चाहिए और फिर जिस तरह से छान फटक होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। तो तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी बोर्ड तो बना दिया, लेकिन कोई मुशावरत की जरूरत नहीं समझी अपनी सूबाई शाखों से और सूबाई लीडरशिप से। नतीजा ये है कि ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। ये तो ऐसी बात है जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती, इस पर तनकीद की जाएगी, अफसोस का इज़हार किया जाएगा। लेकिन जब फिर तनकीद हुई तो उन्होंने कान बंद नहीं किए और कानों में रूई नहीं ठोंस ली। बिल्कुल। और ये जिद नहीं की। हमारे यहाँ ऐसे लीडर होते हैं जो जिद पकड़ लेते हैं और हर बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है, अब आपने इसे फॉलो करना है। लेकिन उन्होंने फिर अपने वर्कर्स की बात सुनी, जो एहतजाज की सदा बुलंद हुई, उस पर टिकट बदले। एक तो बदल दिया, दूसरा 2-3 और भी बदले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लीडरशिप को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए
और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। जब तनकीद हो तो फिर सुनी जाए बात, और अगर वजन हो उसमें तस्लीम कर लिया जाए अपनी गलती को। तो ये बात अच्छी हुई है और वो बात जो है वो कुछ अच्छी नहीं हुई। सही। शामी साहब, आप नहीं समझते ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट ना करके? हम जानते हैं कि मिसाक जमहूरियत में दोनों जमातों ने ये बात की थी, दस्तखत किए थे कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं साफ शफाफ होने चाहिए, करप्शन रुकनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल रुकना चाहिए, खरीदो फरोख्त रुकनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ ने ये करना चाहा, ऑपोजिशन जमातें पीछे हो गई, ये एक्सपोज नहीं हो गई? देखिए, शायद ये कोई बड़ा सख्त लफ्ज हो, लेकिन हमारे यहाँ जिद ऐसी होती है और एक इस तरीके से पोजीशंस ले ली जाती हैं कि बाद औक़ात जो करने के काम है वो भी नहीं किए जाते। आप देखिए जो आज की अपोजिशन है, इसकी दो बड़ी जमातें, PMLN और पीपल्स पार्टी, इन्होंने कितने साल पहले मिसाक जमहूरियत किया था और उस पर दस्तखत किए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी। तो उस आप मिसाक जमहूरियत को उठा के देखें, उस पर क्या अमल हुआ? क्या नैब का कानून बदला गया? नहीं। इन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई? सही। इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थी, क्या वो सारी की गई? क्या ओपन बैलेटिंग जो थी उसका कोई एहतमाम किया गया? जवाब नफी में आएगा। और उसका नतीजा क्या है? आज अपोजिशन को जो मसाइब उठाने पड़ रहे हैं और जिस तरह उसे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह नैब जो है वो एक बतौर टूल के इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये सारे काम कर लिए जाते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। इसी तरीके से अगर आप कहें कि या तो सारी रिफॉर्म्स होंगी या कोई भी नहीं होगी, तो एक गैर मंतकी बात है। जो हो सकता नैब हो, तो इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब को क्यों हुकूमत एज अ टूल इस्तेमाल करेगी? तो देखिए, अब अदालतों के इस पे ऑब्जर्वेशंस भी आ चुकी हैं, फैसले भी आ चुके हैं, जिस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं उसकी तफसील भी आपके सामने है सियासतदानों के खिलाफ। और जिस तरह फिर आप देखिए खुद मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ, जो हमारे मीडिया के बहुत बड़ा नाम है, उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया, इतना बोगस मुकदमा शायद ही कभी सब कॉन्टिनेंट में किसी एडिटर पर और किसी पब्लिशर पर कायम किया गया हो। तो ये तो जो चुप रहेगी जबान खंजर तो लहू पुकारेगा आज नहीं। ये तो मुकदमा चीख कर कह रहे हैं कि हम भोंडे हैं, हम गलत हैं, हम झूठ पर मबनी हैं। और अब देखिए ये सारी तफसील जो है, तो ये मगर ऐसा मुमकिन क्यों हुआ है? ये नैब 90 दिन का रिमांड या क्यों कैसे हुआ है? बेल की उसमें प्रोविजन ही नहीं है उस लॉ में, ये कैसे मुमकिन हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेहमान शामी साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने सिटीज़न पोर्टल पर अवामी शिकायत को नज़रअंदाज करने और कार्रवाई में ताख़ीर करने पर सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। तफसीलात के मुताबिक परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई, जिसकी बुनियाद पर 263 अफसरान को वार्निंग, 7 अफसरान को शो कॉज, 833 अफसरान को मोहतात रहने और 111 अफसरान से वजाहत तलब की गई है, जबकि 403 सरकारी अफसरान की कारकर्दगी को अप्रिशिएट भी किया गया, सराहा गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मातहत 1586 अफसरान के डैशबोर्ड की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सेक्रेटरी तलात, ज़रात, एक्साइज और सेक्रेटरी आपाशी को कारकर्दगी बेहतर बनाने का मरासला जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, गुजरात, शेखुपुरा समेत पंजाब के 20 डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड, लैया, झंग, बूरेवाला, सादिकाबाद, ननकाना साहब, पिंडी घेप समेत 43 असिस्टेंट कमिश्नर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि तमाम अफसरान अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कारकर्दगी जो है इसको बेहतर बनाएं।
वार्निंग लेटर जारी करने का मकसद तमाम अफसरान को तनबीह करना है। परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की इब्तदाई रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि मैनुअल में दर्ज हिदायत के मुताबिक ना तो शिकायत से निपटा जा रहा है, ना ही मुनासिब सतह पर कोई फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि शहरियों की शिकायत पर रद्द-ए-अमल का जो मेयार है ये जाहिर करता है कि जो निज़ाम है इसको मातहतों के हाथों में छोड़ दिया गया है, जिसमें अक्सर फैसले उन्हीं की जानिब से लिए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि बहुत से हलशुदा शिकायत में ख़त नोटिफिकेशन जो तस्वीर थी इसकी कमी थी, जबकि कुछ गलत दरख्वास्तों पर छोड़ दिया गया। बहुत सी गैर मजाज सतह पर फैसला किया गया और शिकायत कुनिंदा को सिर्फ जवाब देने में गैर ज़रूरी वक्त जो है ना ज़ाया किया गया। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म अवामी शिकायत हल ना करने पर सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बात भी हकीकत है, हम जानते हैं हम लोग कि गुज़श्ता 2.5 सालों से वफाकी वज़रा ये शिकायत कर रहे हैं, उनकी ये शिकायत रही है, इवन वज़ीर-ए-आज़म की भी ये शिकायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन और गो स्लो की पॉलिसी की वजह से हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में नाकाम दिखाई देती है। बाज़ हलकों का ये ख्याल है कि आहद चीमा और फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी ने ब्यूरोक्रेसी को खौफ में मुब्तला किया। अब नाजरीन सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये सिटीज़न पोर्टल पर दर्ज की गई जो अवामी शिकायत हैं, अवामी मसाइल हैं, इस पर बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये भी अहम है कि गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है ये इस हुकूमत के साथ ताउन क्यों नहीं कर रही है। ये भी अहम एक सवाल है कि शो कॉज नोटिस तो जारी कर रही है हुकूमत जो है, लेकिन क्या हुकूमत के इस इकदाम से ये जो सरकारी अफसरान हैं इनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकेगी। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब आपका। तस्नीम साहब, 2.5 साल हो गए, ये बात एक हकीकत है कि इस हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से शिकायत रही हैं। उनका आज भी ख्याल ये है कि बहुत से अवामी मसाइल हल ना होने की वजह ये है, बेहतर गवर्नेंस ना होने की वजह ये है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन नहीं करती है। फिर इनकी एक और बहुत बड़ी शिकायत भी है, इसको गिला कह लें, एतराज़ कह लें, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये नून लीग के लगाए हुए लोग हैं, ये उन्हीं के हुक्म पर चलते थे और आज भी उन्हीं के साथ चलना चाहते हैं, इसीलिए इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें वाकई कोई हकीकत है या वाकई ब्यूरोक्रेसी खौफजदा है? जिस तरीके से नैब ने कार्रवाइयाँ की, क्यों अभी तक हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी 2.5 साल गुजरने के बावजूद एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हैं? देखिए, पहले तो जो ये तासुर है कि PMLN के अफसरान हैं, PMLN के सारे मुंसलिक हैं, ये इस बात से गलत है कि देखिए 1947 से कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, कोई 3 साल रही, कोई 5 साल रही, कोई 2 साल रही, तो क्या ब्यूरोक्रेसी किसके साथ थी? ब्यूरोक्रेसी किसकी पार्टी में शामिल हो गई? जो चीदा बंदे होते हैं 10 हज़ार अफसरों में से 5-10 अगर बंदे हैं जो नुमायां होंगे, वो हो सकता है कि किसी एक पार्टी से बड़े गहरे मुंसलिक हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुंसलिक हो जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तासुर है, इस पर तो कान धरना नहीं चाहिए और इसकी इस किस्म की तोहमत भी नहीं लगानी चाहिए। अब मसला ये है कि ये तजिया करें कि ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही। अब ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट जो है वो यानी कोऑपरेट क्या करी, कोई इदारा, कोई इकट्ठे हैं सारे लोग, हर बंदा ब्यूरोक्रेसी में भी मुनफरिद है इस लिहाज से कि वो हर बंदा अपनी प्रोग्रेस देखता है, अपनी बेहतरी देखता है, जैसे इंसान की फितरत है। तो ये कहना कि सारे इकट्ठे होके हर चीज़ स्ट्राइक करते हैं, सारे इकट्ठे होके हर चीज़ प्लान करते हैं, ये गलत है। ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह बाकी इदारों में अपनी आपस में रंजिशें होती हैं, आपस में कंपटीशन होती है, तो कोई ऐसी यानी यूनियन नहीं है। 5 IG बदले गए, चीफ सेक्रेटरीज बदले गए, गवर्नेंस ठीक हो नहीं सकी, आप कहते हैं कि फाइलें पड़ी रहती हैं, दस्तखत नहीं हो पाते, बहुत से मंसूबों पर काम आगे बढ़ नहीं पाता क्योंकि फाइलें अफसरान के पास पड़ी रहती हैं। तो क्या वजह है कि ये हुकूमत जो है ना चल नहीं पा रही है इस ब्यूरोक्रेसी के साथ? इस वजह से कि उन्होंने ग्रास रूट पे जो नीचे अफसर जिन्होंने काम करना है, जिनको ये सुपरिटेंडेंट से लेके क्लार्क से लेके काम सब ने करना है, अफसर जो हैं SDO, XCN, SP, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर,
उनके साथ बैठा कौन है, उनके साथ किसने उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। मतलब यह है कि सिर्फ तकरीर करने से तो उनका आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो उन तक आ गया, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको नहीं आया। फिर हुआ ये हुकूमत ने कि ये आजकल कंप्यूटर का बड़ा रिवाज आ गया है, तो ये समझा जा रहा है कि सारे मसले का हल कोई ऐप बना देना है। हाँ। सारा क्रेडिट जो है हुकूमतें लेती हैं, हमने फलां ऐप बना दिया जी, हमने फलां ऐप बना दिया, हम बस वो जो है अब सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लोग तस्वीरें भेज सकेंगे, लोग हमें शिकायत कर सकेंगे। चलिए वो आपने बना दिया, मगर अगर सपोजिंग उस एक अफसर को दिन में 5,000 दरखास्तें आ जाती हैं या 1,000 दरखास्त आ जाती है, अब वो कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि उसके पास भी तो कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब आपको ये देखना है कि क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 जिसमें से 8,900 शायद बेकार शिकायतें हों। अच्छा, क्या आज भी एक सरकारी अफसर जो है वो नैब के रवैये की वजह से आज भी परेशान है, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई, नैब से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया और कहा कि इस तरह कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। आहत चीमा और फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट थे, बड़े अफसरान से बड़ा डर गए थे दस्तखत करने से, फाइलों को डील करने से। क्या आप समझते हैं कि वो डर खौफ अभी निकला नहीं है नैब की कार्रवाइयों का? आप देखें कि ये शब्बर जैदी साहब अभी FBI के चेयरमैन थे, उनकी मैं उस दिन कोई वीडियो क्लिप देख रहा था। हाँ। और वो एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आया, उसने कोशिश की, वो कह रहा था कि जनाब मैंने जब देखा हालात तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी अयाम ख़राब करूं और मैं ऐसे फैसले कर लूं। मेरा दिल करता था फैसले करने में, मगर मैं खौफ ज़्यादा था कि मैं फैसले करके 30 साल इंक्वायरियाँ अगली बाकी ज़िंदगी इंक्वायरियाँ नहीं भुगत सकता। तो वो एक ब्यूरोक्रेट नहीं था, एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा आया था ब्यूरोक्रेसी में, और उसने 6 महीने में जो देखा उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और घबरा के चला गया। वो उस माहौल में नॉर्मल ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं और अभी तक उसका हल तलाश नहीं हुआ। चंद दिनों पहले कानून आपको बना लगता है कि बैरियर हुकूमत की तरफ से ही है? बैरियर हुकूमत जो है वो आराम से बैठ के तहम्मुल से, बगैर तड़ी लगाए, बगैर हुक्म दिए, मैं नहीं समझता कि अफसरों के साथ, एहलकारों के साथ बैठी है और उनसे पूछा है कि भाई आपके क्या मसले हैं, आपके क्या चीज़ें हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंटरफेरेंस की बात अपने जो इनके सियासतदान हैं, जो हाकिम हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, MPA है, उनका भी तजिया करें कि वो इंटरफेरेंस कितनी कर रहे हैं, वो प्रेशर्स कितने डाल रहे हैं, वो कंफ्यूजन कितनी क्रिएट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में काम की वजह से। कि अगर एक बंदा जो है वो उसको सारा दिन यही गुजर जाएगा कि मैंने इस अफसर को या इस एहलकार को यहाँ से यहाँ। अच्छा, लेकिन हमने ये भी देखा कि यही ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ के साथ बड़ी कंफर्टेबल थी जब नून लीग की हुकूमत थी पिछले 10 सालों में। उसकी क्या वजह थी? क्या उनके पास तजुर्बा था, उनके पास काम करने वाले अच्छे लोग थे, उन्हें डील करना आता था? मेरी गुजारिश सुनिए कि शहबाज शरीफ से ज्यादा कंफर्टेबल परवेज इलाही के साथ थी। हाँ, उसके दौर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम हुआ ग्राउंड पे। वजह क्या थी कि वो सरकारी अफसरों को इज्जत देता था। सही। अब हर एक सरकारी अफसर को आपने अगर बुरा समझना है, एरोगेंट समझना है या करप्ट समझना है, अगर आपने अस्यूम कर लेना है कि एक अफसर जो है वो एरोगेंट है और ख़राब है, तो फिर वो कैसे काम करेगा? सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक तस्नीम नूरानी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। $16 अरब सालाना मालियत के शोबे का रेगुलेटर ओगरा के सरबरा की मतनाज़ तैनाती का मामला अब सामने आया है। 1 साल की कोशिशों और दूसरी मरतबा शुरू किए गए भर्ती के अमल में बाज़ वज़रा की जानिब से मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी काबीना ने 2 फरवरी को मसरूर खान को 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4 साल के लिए चेयरमैन ओगरा तैनात करने की मंजूरी दी थी। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक मसरूर खान से बेहतर तजुर्बे के हामिल उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी किया गया, जबकि शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों में उनका नाम ही शामिल नहीं था। इसके अलावा चेयरमैन ओगरा के लिए ऑयल एंड गैस कंपनी में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करने की अहम तरीन शर्त पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया।
ज़राए के मुताबिक 3 वज़रा की भरपूर हिमायत के नतीजे में मतलूबा तजुर्बा और अहम तरीन शर्त पर पूरा ना उतरने के बावजूद मसरूर खान को चेयरमैन ओगरा तैनात करने की मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पहली मर्तबा, जी हाँ पहली मर्तबा चेयरमैन ओगरा की जो तनख्वाह है ये 6 लाख रुपए की बजाय 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जिस पर ओगरा के जो मेंबरान हैं इनमें तशवीश पाई जाती है। दूसरी तरफ गुज़श्ता 10 सालों में ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म समेत 18 सरकारी इदारों के मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में 300% तक इजाफा करने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि 2,96,000 सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस इजाफे से महरूम रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज के बाद सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 शराइत के साथ 25% इजाफे की तैयारी कर ली है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना जो है अपने आइंदा होने वाले जो इजलास में देगी। अब सवाल ये है कि ओगरा जैसे अहम तरीन शोबे के सरबराह की तैनाती आखिर मेरिट से हटकर क्यों की गई और उनकी तनख्वाह 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए क्यों की गई। सवाल ये भी है कि अगर गुज़श्ता 10 साल में पहले ही 18 सरकारी इदारों के मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में 300% का इजाफा किया जा चुका है, तो फिर चंद रोज़ पहले जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हुआ, फिर इसकी वजूहात क्या थी? इस पर मैं बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से, ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, कौन से वज़रा हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया चेयरमैन ओगरा के ओहदे की तैनाती के लिए, जो मेरिट पर भी पूरा नहीं उतरते थे, जिन उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिए जो मेरिट पर उतरते थे, इनका नाम तो शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं था। कौन लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है? शादी देखिए, ओगरा पाकिस्तान की तवानाई के शुबे को रेगुलेट करता है, लेकिन चेयरमैन ओगरा का ओहदा गुज़श्ता 8 माह से खाली है। अगरचे कि वफाकी हुकूमत ने जनवरी 2020 में चेयरमैन ओगरा की तैनाती का अमल बाज़ाब्ता शुरू किया था, लेकिन मौजूद उम्मीदवार न मिलने की वजह से ये प्रोसेस अक्टूबर में स्क्रैप कर दिया गया था। नवंबर में दोबारा इश्तिहार दिया गया, दरखास्तें तलब की गई। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज़ हैं उसके मुताबिक तकरीबन 105 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, जिसमें से 25 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी। उस कमेटी ने सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद समरी कबीना डिवीज़न के ज़रिए से पहले प्राइम मिनिस्टर को अरसाल की और फिर 2 फरवरी को वफाकी कबीना के इजलास में ये समरी पेश की गई। वहाँ पर बहुत से एतराज़ात उठे जिनकी जानिब भी आपने इशारा भी किया, लेकिन वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए इस्लाहात, इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने उन्हें सपोर्ट किया। कुछ और वज़रा ने भी सपोर्ट किया कि जो 3 नाम दिए गए हैं जिसमें मसरूर खान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, उन्हें वो मौजू उम्मीदवार हैं। उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई कि जो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार किए गए थे जिनका इंटरव्यू हुआ उसमें मौजू उम्मीदवार भी थे, लेकिन फिर कबीना को बताया गया कि जो मसरूर खान साहब हैं वो जिस शेल पाकिस्तान के वो जिसमें वो काम करते थे और शेल पाकिस्तान मल्टीनेशनल कंपनियों के पैटर्न के ऊपर एक मैट्रिक्स कंपनी के तौर के ऊपर काम करती है, जिसके अफसरान को बैरून मुल्क भी अपॉइंट किया जाता है। और मसरूर खान साहब का जो प्रोफाइल बताया गया कि उनका 30 साल से ज्यादा ऑयल एंड गैस का तजर्बा है। हाँ। वो बरतानिया, मलेशिया, फिलिपाइन, ओमान, दुबई, थाईलैंड में खिदमात सर इंजाम दे चुके हैं। लेकिन फिर इनका शॉर्टलिस्टेड में नाम क्यों नहीं था? शॉर्टलिस्टेड क्यों नहीं किया गया अगर इनका तजुर्बा था जो बताया गया? इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन कुछ कबीना अरकान ने यह मामला टेकअप किया, जो उन्होंने उस पूरी जो प्रोसेस था, कमेटी बनी थी स्पेशल कमेटी, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिए कि जो जिन उम्मीदवारान के इंटरव्यू किया गया उनमें बेहतर उम्मीदवार भी थे। वो कंट्रोवर्सी इस वजह से पैदा हुई है। हम आपको बता दें कि पहली मरतबा चेयरमैन ओगरा की तैनाती के लिए जो शराइत ज़वाबित तय की गई, पहली मरतबा उसमें यह मेंशन किया गया कि इस ओहदे के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनी को चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर के लेवल के ऊपर आपने सर्व किया हो। अच्छा। ये बेजा गैर जरूरी एक कंडीशन थी जो पहले और ये तनख्वाह बढ़ाने का क्या मामला है? 6 लाख से डायरेक्ट 15 लाख सवालात उठाए। जरा इस पर भी बताएं, इस पर भी अब जाहिर है तशवीश, इस पर भी सवालात तो उठेंगे ना। 6 लाख से डायरेक्ट 15 लाख रुपए। एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी एक बन चुकी है, चूंकि ओगरा के अंदर एक चेयरमैन और 3 मेंबरान काम करते हैं और मेंबरान भी बहुत हाईली टेक्निकल होते हैं अपने शोबों के अंदर, जिसमें मेंबर ऑयल, मेंबर गैस और मेंबर फाइनेंस काम करते हैं। उनकी तनख्वाहें 6 लाख है। इससे पहले चेयरमैन ओगरा की तनख्वाह भी 6 लाख रुपए माहाना के लगभग थी, लेकिन जो गुज़श्ता प्रोसेस स्क्रैप किया गया था अक्टूबर 2020 में,
उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ये इंटेंशन थी कि हमें मौजूद तरीन उम्मीदवार कम तनख्वाह की वजह से अप्लाई नहीं करते, बैरून मुल्क तवानाई के शोबे में बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, हमें स्पेशल पे स्केल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसके तहत 15 लाख तनख्वाह देंगे ताकि बेहतरीन उम्मीदवार मिल सके। चेयरमैन की हद तक तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और उसी पैटर्न के ऊपर उनकी अब तनख्वाह 15 लाख माहाना होगी। लेकिन ओगरा के दीगर मेंबरान में बड़ी तशवीश पाई जाती है क्योंकि वो भी अपने शोबों के हाईली टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इतना ही उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, इतना ही उनके वार्ड का वेटेज होती है, तो उन्हें भी तनख्वाह इस तरह से मुआवजा बेहतर मिलना चाहिए ताकि ये डिस्पैरिटी ना हो। बहरहाल एक मसला है, आने वाले दिनों में शायद वफाकी kabina मेंबरान की तनख्वाहों के मामले को भी एड्रेस करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।